जय हिंद। देखिए, ईरान ने हार्मुज जल संधि क्या बंद कर दिया। पूरी दुनिया में तेल और गैस की क्राइसिस आ गई। और तेल और गैस की क्राइसिस अगर ऐसी ही रहेगी तो जो भी चीज पका कर बेची जाती है वो सब महंगी हो जाएगी। चाहे होटल से आप समोसा खाइए, जलेबी खाइए, सादा खाना खाइए, वेज खाइए, नॉन, जो चीजें पका कर बेची जाती है, इडली डोसा, जो भी चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली उसका कंजम्पशन जो एलपीजी सिलेंडर काफी महंगे हो गए। लेकिन भारत के लिए है अच्छा रास्ता कि क्योंकि वो भारत के लिए सप्लाई चालू किया है। अब ये एक एक करके समझते हैं कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, और क्या सच में नेतन्याहू की मृत्यु हो चुकी है, और नेतन्याहू क्या एआई वीडियो से सामने आ रहे हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, इस जल संधि, इस समुद्र का नाम है फारस की खाड़ी, क्योंकि ईरान का पुराना नाम था फारस, तो फारस के नीचे की खाड़ी फारस की खाड़ी। जिस तरह ये कच्छ के नीचे की खाड़ी कच्छ की खाड़ी, बंगाल के नीचे की खाड़ी बंगाल की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी में पूरी दुनिया का 25 से 30% तेल जाता था। लेकिन अलग अलग देश अपने लिए ज्यादा, जैसे चाइना अपने जरूरत का 90% यहीं से लेता था। दुनिया कहीं कहीं से लेती रहती है, तो हर देश का अलग अलग रेशियो था, कोई ज्यादा कोई कम लेता था यहाँ से। हम लोग भी इसी देश से लेते थे, कुवैत से ले लेंगे लोग, इराक से लेंगे, सऊदी अरब से लेंगे यहाँ पर। इसने क्या किया, इस हार्मुज जल संधि पे माइंस लगा दिया। समुद्र के बीच में पतले रास्ता को जल संधि कहते हैं और चौड़े रास्ता को चैनल कहते हैं। अगर पतला रहेगा तो जल संधि, चौड़ा रहेगा तो चैनल कहते हैं। अब ये जल संधि बंद करने के कारण ये फारस की खाड़ी में इतने जहाजों का पूरा जमावड़ा लग गया है। और ये जहाज इंतजार कर रहे हैं ईरान के परमिशन का कि जाएं, और अगर ये बिना परमिशन जाएंगे तो बिना परमिशन उड़ जाएंगे, या तो नीचे से माइंस लगा के मार देगा या तो सीधे मिसाइल हिट कर देगा यहाँ पर। अब एक एक करके समझते हैं, इन जहाजों में केवल क्रूड ऑयल या फिर गैस नहीं भरा हुआ है, अलग अलग सामान भी भरे होते हैं। थोड़ा सा उसको हम लोग समझ जाते हैं, अलग अलग टाइप के जो जहाज होते हैं। एक होता है बल्क कैरियर, बल्क कैरियर बीच में खाली होता है, ऊपर से ढक्कन लगा होता है। तो इसमें हम लोग लूज आइटम भर देते हैं, गेहूं, चावल, सीमेंट, कोयला, लौ अयस्क, ऐसी चीजें जो ऊपर से ले आके इसे सीधे भर दी जाती है, और उसके बाद से इसके ढक्कन को बंद कर देते हैं, तो ऐसे बंद हो जाता है यहाँ पर। और इसको जब खाली करना रहता है तो ढक्कन खोलते हैं और इसे क्रैब बकेट डाल के निकाल देते हैं। और जब 80% निकल जाता है तो थोड़ा बहुत नीचे बढ़ जाता है, तो ये बकेट नहीं पकड़ पाता है, तो इसमें जेसीबी उतार के पहले बटोर के और फिर इसमें क्रैब बकेट से निकाल के बाहर रख दिया जाता है। एक होता है कंटेनर शिप। कंटेनर शिप में क्या है, आप कंटेनर में सामान लोड कर दीजिए, चाहे ट्रेन से लोड कीजिए, पानी वाली जहाज से लोड कीजिए, ये बंदरगाह पे आएगा। ये क्रेन होते हैं, ये क्रेन इसको उठाएगा और इधर ट्रक पे रखेगा, ट्रक लेके चला जाएगा। और ये जहाज खाली हो जाएगा तो वापस तो जाएगा नहीं। अब इस देश से जो कंटेनर लेना रहेगा, ये क्रेन का इधर जाएगा और यहां से अब उठा के और ले आके अब इस पे रख देगा, तो इसे कहते हैं कंटेनर शिप। कंटेनर शिप के बाद जो अभी हम लोग के घर में खाना बनाने वाला लाल रंग का सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर को लाते हैं वीएलसीसी से। वीएलसीसी का होता है वेरी लार्ज क्रूज कैरियर, क्रूड कैरियर। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा अंदर से खोखला रहेगा, ऊपर से पूरा पाइप रहेगा, इसी के अंदर एलपीजी सिलेंडर भरा रहता है। तो इसकी क्राइसिस है, ससुरा ई फंस गया है, तो हमारे यहाँ गैस सिलेंडर क्या हो गए, लाइन लग गए हैं। अब जिस पे गाड़ियां चलती हैं सीएनजी, तो सीएनजी को ले आने वाले कैरियर को कहते हैं एलएनजी, एलएनजी कैरियर कहते हैं, एलएनजी, लिक्विड नाइट्रोजन गैस, एलएनजी। अब इसको क्या कहते हैं, गैस को एकदम पानी बना के रखते हैं, और इसमें जो जहाज होते हैं ये गोल गोल ये ड्रम होते हैं, ये आइसोलेटेड होते हैं, टेम्परेचर को -60 डिग्री तक, -70 डिग्री जैसा रिक्वायर है उसके अंदर इसमें गैस को भरा जाता है, और फिर इसको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और इसको ले आके यहाँ रख दिया जाता है। ये आइसोलेटेड होते हैं इसमें। और इसको ना, जो एलएनजी कैरियर होते हैं गैस वाला, ये विस्फोटक होते हैं, तो इसको समुद्र के किनारे नहीं लाते बल्कि थोड़ा अंदर ही लगाते हैं, एक ब्रिज के रास्ते से इसको बांध देते हैं। इन रस्सियों को मोरिंग कहते हैं, रस्सियों को हम मोरिंग कहते हैं। इसे बांध दिया जाता है रस्सियों से, ताकि छलक के बाहर ना जाए। और इसे खाली करने के लिए पाइपलाइन से, देखिए ये सब पाइपलाइन है, पहुंचा दिया जाता है। तो एलएनजी हो गया। अब एलएनजी का मतलब समझिए क्या होता है। नेचुरल गैस क्या होता है, वैसी गैस जो प्रकृति में अपने से मिल जाती है, उसी को नेचुरल या प्राकृतिक गैस कहते हैं। नेचुरल या प्राकृतिक गैस कहा जाता है, नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस। ये कहाँ होगा, गाय भैंस जो जुगाली करते हैं उसमें होता है, दलदल सड़ जाता है उसमें होता है, धान के खेत में जो कीचड़ होते हैं उसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा नालियों में पाया जाता है नेचुरल गैस। बट इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि बहुत दुर्दशा हो जाती है, बहुत सारे मजदूर अभी भी गटर में उतरते हैं। तो इसमें सड़ने गलने से जो गैस आती है उसी को कहते हैं नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस को हम लोग एनजी शॉर्टकट में कहेंगे, नेचुरल गैस, शॉर्टकट में हम इसे कहेंगे नेचुरल गैस। इन नेचुरल गैस को हम पहले बलून में ट्रैप करके उसको चाप के सिलेंडर में भर देते हैं। तो इस गैस को, नेचुरल गैस एनजी को, जब हम चाप देते हैं तो कहते हैं चपाइल नेचुरल गैस।
चाप के जब ट्रक वरक में इसमें सिलेंडर में भर देंगे तो सी से होगा चपाइल नेचुरल गैस, CNG, चपाइल नेचुरल गैस। इसी को हिंदी में कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, और अंग्रेजी में कहेंगे चपाइल नेचुरल गैस। तो अगर चाप के पाइप में भर दिए तो चपाइल नेचुरल गैस, NG मैंने नेचुरल गैस। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग है, कहाँ ले सिलेंडर ले लेके घूमेंगे बार बार। तो क्या किया जाता है ना, उसमें ना इसी गैसवा को पाइप से भेज दिया जाता है, पाइप से, और यहाँ एक मीटर लगा दिया जाता है। आप कितना यूज किए हैं दिख जाता है, यहाँ से बंद कर दीजिए तो सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं है। तो जब इस नेचुरल गैस को पाइप से भेजते हैं, इस नेचुरल गैस को पाइप से भेजते हैं तो उसे कहते हैं PNG, PNG बोलते हैं। घरों में आया तो PNG, गाड़ी में गया तो CNG। लेकिन एक देश से दूसरे देश में जब भेजते हैं तो ना पाइप जाएगा ना ही छोटका सिलेंडर जाएगा, तो बड़का जहाज से जाएगा, तो उसको ठंडा करके लिक्विड बना देते हैं, तो लिक्विड नेचुरल गैस LNG। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए LNG, घर के लिए PNG, गाड़ियों के लिए CNG, और नहीं तो सब में क्या है, सब तो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को ही कहते हैं गोबर गैस कहिए या कचड़े से निकलने वाले गैस को, इसी को कहते हैं नेचुरल गैस। देखिए न्यूज में जो हम सुनते हैं लोग कि बैरल बैरल इतना बैरल, अरे बैरल मतलब ड्राम होता है, ड्राम। इसमें 159 लीटर आता है, तो एगो ड्राम में 159 लीटर आता है, तो एक बैरल मने 159 लीटर। तो ये हो गया ड्राम मने बैरल। एक होता है ऑयल बैरियर। बैरियर क्या होता है, ये एक रबड़ का बहुत मोटा और भारी सा एक पदार्थ होता है जो डूबता नहीं है बल्कि ऊपर रहता है। इसका यूज इसलिए कहते हैं कि अगर कहीं तेल का रिसाव हो गया है, देखिए यहाँ तेल का रिसाव हो गया है, तो इस बैरियर को एक छोटी सी जहाज से ले आके और उसके ऊपर चारों ओर बन देंगे, तो इसके बाहर ये तेल नहीं जाएगा, फिर इसे खींच लिया जाएगा, पूरा समुद्र नहीं जाएगा, तो इसे ऑयल बैरियर कहते हैं। और इसे VLCC से ले जाया जाता है दूसरी जगह। हर जिले में क्या किया जाता है, ऐसे ऑयल डिपो बना दिए जाते हैं। तो आप देखेंगे आपके जिला में भी एक डिपो होगा जहां से इसको हम लोग दूसरे ट्रकों में भर के फिर हम लोग पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं। तो ये तो पूरा चेन सिस्टम हो गया है। अब क्योंकि हार्मुज जल संधि बंद हो गया है तो VLCC या LNG जहाज आ ही नहीं पा रहे हैं, तो डिपो हो गए हैं खाली, इसलिए पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG सबकी क्राइसिस देखने को मिल रही है। अब समझते हैं यहां पर एक्चुअल क्या हो रहा है। देखिए ईरान कितना शातिर से काम कर रहा है। पहले हम समझते हैं मिडिल ईस्ट क्या होता है। तो इन देशों को हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। इसमें 17 देश आते हैं, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। 17 को हो गया, गिन लीजिएगा, मैप के क्लास में पढ़ा दिए हैं। अब ये तो हो गए सब मिडिल ईस्ट के देश, लेकिन लड़ाई मिडिल ईस्ट में न चल के लड़ाई चल रही है खाड़ी देशों में। तो फारस की खाड़ी से सटने वाले 8 देशों को हम खाड़ी देश कहते हैं। ओमान, UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, गिनते रहिएगा आप लोग। तो इन देशों को तो लड़ाई यहीं चल रही है। तो ईरान ने क्या किया है, अपनी छोटी पनडुब्बी तथा माइंस को इसके बीच में बिछा दिया है ताकि कोई भी जहाज इसको पार ना कर पाए। और यहीं पे सारा तेल है, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो इराक में हो, ईरान में हो। और इतना शातिर वाला काम किया है ईरान, उसने इस एरिया में माइंस पूरा बिछा दिया है। अब इस एरिया में माइंस बिछा देने से हुआ क्या है, अब कोई जहाज को अगर जाना भी है, जैसे इंडिया के जहाज या चाइना के जहाज को परमिशन भी दे रहा है, तो मजबूरी जहाज है वो ईरान से दूर होकर नहीं निकल सकता, पास जाके निकलना पड़ेगा कि अगर ईरान से दुश्मनी है तो सुसर मार के डुबा देगा। यहाँ पे इतना खतरनाक काम कर रहा है। और ईरान ने कहा है कि अमेरिका का डॉलर का जो इस्तेमाल करेगा हम उसके जहाज को जाने नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई निकलना चाहता है तो चाइना के युआन का यूज करे। इसीलिए चाइना ईरान की बहुत मदद कर रहा है। इसका एक सब्स्टिट्यूट भी निकाला था अरब ने। अरब ने सोचा था कि हम यहां से पाइपलाइन लगा के रास तनूरा से, और इस पाइप के अंदर अंदर हम अपने जहाज तेल और गैस को इधर भेज देंगे। ईरान ने क्या किया, मिसाइल मार के रास तनूरा को उड़ा दिया, रास तनूरा उड़ा दिया, रास्ता बंद। तो UAE सोचा कि क्यों ना हम यहां से गैस पाइपलाइन बिछा के इधर फुजेरा तक भेज दे। ईरान ने फुजेरा उड़ा दिया। दूसरा, ईरान बड़ी खतरनाक गेम चल रहा है, उड़ा के रद्द कर दिया, अब लेके कहां से जाएंगे। तो अमेरिका ने धमकी दिया कि हम ईरान का भी हम खार्ग द्वीप उड़ा देंगे। ईरान का यहां पर एक द्वीप है खार्ग द्वीप, ईरान अपने सारे गैस वगैरह को इस खार्ग द्वीप से ही बेचता है। तो अमेरिका ने इस खार्ग द्वीप के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया है। तो भैया तोरे बम्बार्डमेंट से क्या फर्क पड़ेगा, ईरान तो अभी युद्ध की स्थिति में, व्यापार की स्थिति में थोड़ी है। ट्रंपा कौन पागल आदमी है, वो जब खार्ग को उड़ाएंगे तो ईरान कह रहा है ठीक है आप खार्ग को उड़ाइए,
हम कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इराक, अरब, ओमान सबका उड़ा देंगे ऑयल डिपो, फिर तुम भुगतना। अब ये सब चिल्ला रहा है तो ट्रंप चचा बचाओ। अब आप देखिएगा हार्मुज ये है, ये फारस की खाड़ी है, ये ईरान को देखिए कितना भयानक स्थिति में, पहाड़ और रेगिस्तान घिरा हुआ है ईरान के अंदर। 1980 में अमेरिका अपना हेलीकॉप्टर लेके गया था, यहीं फंस के ढह गया उसका हेलीकॉप्टर, और ईरान ने पकड़ लिया उन लोगों को। तो ईरान को कैप्चर करना अमेरिका के लिए अफगानिस्तान साबित हो जाएगा। और हार्मुज जल संधि के बंद होने से आप केवल मीडिया आपको एक हिस्सा दिखा रही है कि पेट्रोल नहीं आ रहा है, डीजल नहीं आ रहा है, एलपीजी सिलेंडर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अरे भैया, महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया से बहुत सारे सब्जियां और फल मिडिल ईस्ट को जाती थी, और ये सब पेरिसेबल आइटम्स होती हैं, उन्हें पेरिसेबल कहते हैं, जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अब भैया इन 10-15 दिन से ज्यादा ये नहीं चलते हैं। अब इन्हें जब लेके जाना था, वहां लड़ाई हो रही है, क्या किसी ने उन किसानों को पूछा जो आज रो रहे हैं? किसी का मिर्चा सड़ गया, किसी के फल सड़ गए, किसी का अंगूर सड़ गया, किसी की सब्जियां फल सब सड़ गए, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। किसान को कौन पूछता है इस देश में? मीडिया को तो पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ से भी उधर पेरिसेबल आइटम जाते हैं, बैलन को तो पेरिसेबल का मायने पता नहीं होगा। यहाँ पर ईरान ने हमारे कुछ जहाजों को अलाउ किया है, लेकिन उसमें भी देखिएगा उसने हमारे डिप्लोमेसी को थैंक्स नहीं बोला है। मीडिया ने जब इनसे सवाल पूछा तो उसने कहा कि हमने देखा कि भारत के ज्यादातर लोगों ने हमारे लिए सहानुभूति दिखाई, उन्होंने अमेरिका के युद्ध की निंदा की और बच्चों पर हुए हमलों के खिलाफ आवाज उठाया। ये भारत के लोगों के लिए कह रहे हैं। हमने ईरान को बताया कि जिन भारतीयों ने हमारा समर्थन किया है उन्हें गैस की जरूरत है, इसलिए सरकार इनकी अनुमति दे। और बार बार ये प्रतिनिधि गवर्नमेंट ना करके पब्लिक का कर रहा था, इंडियन पीपल्स के लिए, मेजॉरिटी इंडियन पीपल, बिकॉज इंडियन जिसने शो किया था सिंपैथी, तो हमारे लिए ये लोग कह रहे हैं। तो देखिए, पीपल तो पीपल कनेक्शन नहीं खराब होना चाहिए, और कहीं से भी 5 साल 6 साल की लड़कियों के स्कूल के ऊपर बम मारना, वो भी पिन पॉइंट से, ये बहुत गलत है। देखिए हुआ क्या था कि इन स्कूल पर 2 बार हमला हुआ था। एक हमला जब अमेरिका किया था तो स्कूल उतना तबाह नहीं हुआ था, तो सारे लोग स्कूल के एक मेन हॉल में आके इकट्ठा हो गए। तो उसके बाद इजराइल ने मारा तो सारे बच्चियों की मृत्यु हो गई। ये एप्स्टीन फाइल वाले 5-5 साल की लड़कियों को रेप करके उनको मांस को खाने वाले, जब उनको रेप करते थे तो उनके अंदर एक दर्द उत्पन्न होता है किसी भी महिला को। तो छोटी बच्चियों के कोल्ड ड्रिंक पी के उनके प्राइवेट पार्ट में कोल्ड ड्रिंक का बोतल डाल देते थे, जिनसे कि उनका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता था और उनके ब्लड में अलग टाइप का केमिकल रिलीज होता था। वो जितना तड़पेगी उतना केमिकल रिलीज होगा, ताकि शरीर को वो लास्ट मोमेंट में होप दे सके, लास्ट उम्मीद दे सके कि जिंदा बचो, जिंदा बचो। और एकदम तड़पती थी सब, तो वही ब्लड निकाल के उसमें से उस केमिकल को निकाल के ये सब अमेरिका वाले पीते थे सब, ससुरा सब। इनको क्या पता कि कोई छोटी बच्ची को मारो चाहे क्या करो, जलियांवाला बाग में हम लोग कोई मारे सब। लेकिन अमेरिका देखिए हम लोग का दोस्त ना बन के बॉस बनने की कोशिश करता है। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, जरा सोच के देखिएगा। एक तापी गैस पाइपलाइन है, ये देश का नाम है शॉर्टकट में, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन चलती है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान जाती है, फिर पाकिस्तान आती है, फिर पंजाब के फाजिल्का तक आती है। यही वो गैस पाइपलाइन है। तो इसलिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसलिए इसे हम तापी कहते हैं। इससे गैस पाइपलाइन आता है। भारत ने प्रस्ताव दिया कि क्यों ना हम लोग एक और पाइपलाइन ईरान से लेके चले आए भारत के लिए, वो नजदीक भी पड़ेगा, यहां ईरान से पाकिस्तान होते हुए अब भारत क्यों ना चला है। तो ये छोटा पाइपलाइन है। अब चूंकि इस पाइपलाइन की सुरक्षा पाकिस्तान भी करता है, क्योंकि पाकिस्तान भी इससे गैस लेता है, तालिबान भी गैस लेता है, तो वो सुरक्षा करेगा। तो अगर यहां से लेके चला आ जाए तो पाकिस्तान से तो एक गैस पाइपलाइन आ ही रही है, ईरान से भी आ जाएगा, तो बार बार भर के लाने का झमेला नहीं रहेगा, बार बार हार्मुज जल संधि का झमेला नहीं होगा। इंडिया रेडी, पाकिस्तान रेडी, ईरान रेडी। अमेरिका ने मना कर दिया, कैंसिल करो, कैंसिल। हमने कैंसिल कर दिया। अमेरिका के दबाव में आके ये दोस्ती है या फिर बॉस बनने का प्रयास है, आप खुद सोच के देखिए। हम लोगों ने तापी गैस पाइपलाइन लाए हैं, जबकि हम लोग ये अफगानिस्तान जैसे अशांत देश होते हुए लाए, आज भी गैस आता है, लेकिन ईरान से अमेरिका के कहने पर कैंसिल किया गया। 2019 में अमेरिका ने हम लोग के ऊपर ऐसा दबाव बनाया कि हमें पीछे हटना पड़ा। आप एक स्वतंत्र देश के नागरिक होकर सोचिएगा, 2019 में ईरान हमें 12% कम रेट पर पेट्रोल देता था, 12% कम रेट पर देता था। उस हिसाब से भारत में पेट्रोल 75 रुपया लीटर होता। अभी भी अगर हम लोग रूस और ईरान से तेल खरीदेंगे तो 75 से 80 रुपया लीटर से ज्यादा नहीं जाएगा।
इसके अलावे ईरान हमें फ्री में गैस पहुंचाता था, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं लेता था, इंश्योरेंस का पैसा नहीं लेता था। और सबसे बड़ी बात सुनिए ध्यान से, क्या होती है ईरान से दोस्ती, अब देखिए ध्यान से। ईरान हमें 60 दिन का क्रेडिट देता था, कहता था कि हमसे तेल, कच्चा तेल खरीद के ले जाओ और इस कच्चा तेल को रिफाइन करके इसमें से डीजल, पेट्रोल, मोबिल और किरासिन तेल बनाओ और इस तेल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाओ और वहां से बेचो। अब बेचने के बाद जब पैसा आएगा तब उस पैसा में से अपना मुनाफा रख के और हमको पैसा दे देना, यानी 60 दिन बाद पैसा देना, उसी को कहते हैं 60 दिन का ट्रेड क्रेडिट। यानी ईरान से तेल खरीदने के टाइम हमें पैसे नहीं देने होते थे, उसी का तेल ले आके छान के बेच के उसमें जो पैसा आता था वो ईरान को देते थे। और ईरान ये पैसा कहता था कि हमको नहीं चाहिए, हम भारत से सामान खरीद लेंगे, यानी वो करे तेल पैसों नहीं लगता था। और जो पैसा एक्स्ट्रा बच भी जाता था ईरान कहता था कि हमको डॉलर में मत दीजिए, हमको वह पैसा रुपया में लौटा दीजिए यूको बैंक के थ्रू में। तो इससे भारत को फायदा होता था। देखिए, नोट छाप के गरीबी आप तभी दूर कर सकते हैं जब आपका नोट आपके देश के बाहर भी एक्सेप्ट किया जाए। अगर आपका नोट आपके देश के बाहर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो आप नोट छाप के गरीबी नहीं दूर करेंगे बल्कि महंगाई बढ़ जाएगी। अमेरिका नोट छाप के अपनी गरीबी कुछ हद तक दूर कर सकता है, कर्जा चुका सकता है, क्योंकि अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया में यूज होता है, लेकिन हमारा रुपया पूरी दुनिया में यूज होने ही नहीं देता है, इसलिए हम नोट नहीं छाप सकते हैं। तो इसीलिए अमेरिका कहता है कि जब तक डॉलर रहेगा अमेरिका कभी गरीब नहीं होगा। हम लोगों को इतना मदद किया था ईरान, लेकिन अमेरिका के कहने पर हमने ईरान से ये सारा ऑफर ठुकरा दिए। 75 रुपया की जगह 105 रुपया पेट्रोल पहुंच गया। अमेरिका को कोने मुंह से लोग दोस्त कहते हैं, यह दोस्त है कि बॉस बनने की कोशिश करता है। मीडिया में एक गलत खबर चलती क्या है, कहा जाता है कि 1965 की लड़ाई में ईरान पाकिस्तान का साथ दिया था। यह आधा सच है, पूरी बात समझिएगा। 1965 की लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान का खुल के साथ दिया था, वो तो कारगिल की लड़ाई में भी साथ दिया था, अभी पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान का साथ दिया था। अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिया पाकिस्तान को। वीर अब्दुल हमीद भारत के जाबाज सिपाही अमेरिका के पैटर्न टैंक को मार गिराए, पाकिस्तान की ध्वज पूरी बेइज्जती हो गई। तब अमेरिका ने, ईरान में अमेरिका के समर्थन की सरकार थी, उस समय ईरान में राजतंत्र था और रजा पहलवी की सरकार थी और वो अमेरिका के चमचे थे। ये ईरान जो है उस समय 1965 में अमेरिका का चमचा था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने ईरान से कहा कि तुम पाकिस्तान को 12 हेलीकॉप्टर दो। तब ईरान ने 12 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को दिया। लेकिन खमैनी, आयतुल्लाह खमैनी, अभी वाले अली खमैनी नहीं, आयतुल्लाह खमैनी ने इसकी सरकार को गिरा दिया और इसे अमेरिका भागना पड़ा था। और तब जाके ईरान में आए खमैनी और इन्होंने कहा कि कोई हेलीकॉप्टर भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। तो ईरान जो भारत के खिलाफ आया था वो अमेरिका के जो कठपुतली सरकार थी वो भारत के खिलाफ थी। खामेनी की सरकार भारत के खिलाफ नहीं गई। और जब मुस्लिम देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ वोट दिया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पहलवी रहता ईरान में तो यह भी कहता कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का भाग है, भारत का नहीं। लेकिन वहां आयतुल्लाह खमैनी की सरकार आ गई और आयतुल्लाह खमैनी की सरकार ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, पूरे 57 मुस्लिम देशों को रोक दिया। तो ईरान जो है वो ये सरकार भारत के खिलाफ है जिसको अमेरिका दोबारा लाना चाहता है, पहलवी की सरकार, लेकिन खामेनी की सरकार भारत के साथ है। तो अभी के टाइम पे अगर केवल इतिहास में ये देखा जाएगा कि ईरान हमारे खिलाफ था, तो याद रखिएगा अगर अमेरिका जीतता है और ईरान में रिजीम चेंज होती है और खामेनी की सरकार खत्म होती है और दोबारा रजा पहलवी की सरकार आती है, तो फिर से अमेरिका ईरान को हमारे खिलाफ वैसे ही इस्तेमाल करेगा जैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। तो सरकार चेंज होती है, अमेरिका यही चाहता है। आज भी अमेरिका भारत के खिलाफ रहता है, लेकिन ईरान है कि रिजीम चेंज करने का नाम ही नहीं लेता है। कहता है कि अगर एक खामेनी शहीद हुए तो दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे। इन्होंने इतने डिवीजन में बांट रखा है कि जो जहां मन कर रहा है वहां मार रहा है। अमेरिका का बहुत एडवांस रिफ्यूलर जहाज था, उड़ते उड़ते हवा से हवा में जहाज में फ्यूल भरता था, KC 130। ये सऊदी अरब में था। 2 गो तो आपस में लड़ के खत्म हो गए सब, और सऊदी अरब के बेस पे 5 गो रखल था, ईरान पे बम मार दिया, 7 गो तबाह हो गए। 2 गो अपने गया, 5 गो पे बम मार दिया। ईरान बहुत तगड़ा हमला कर रहा है। ईरान के सैनिक जो हैं
वो थर्मल कैमरा में दिख जा रहे हैं। तो ईरान के लोगों के लिए वरदान साबित हो जाता है छाता। अगर आपको रडार या थर्मल कैमरा अगर देख रहा है अपर्चर रडार से, तो आप छाता लगा दीजिएगा तो नहीं दिखेगा। तो ईरान पहले जो मिसाइल लॉन्चर्स निकाला था तो वो दिख जाते थे उनके थर्मल कैमरा में, और उसमें वो मिसाइल से हमला कर देता था। अभी ईरान क्या किया है, उसके ऊपर रॉड बांध दिया है और छाता का कपड़ा बांध दिया है। ले, अब वो दिख ही नहीं रहा है, इसलिए दनादन मिसाइल मार रहा है, एकदम दनादन मिसाइल मार रहा है, एगो छाता से मार रहा है। ये तो जुगाड़ वाला हिस्सा हो गया। उधर लेबनान में देखेंगे तो इधर से लेबनान क्या कर रहा है, इजराइल का जो सैटेलाइट स्टेशन था जहां से वो सिग्नल रिसीव करता था उसको मार के उड़ा दिया। ये चारों ओर डिस्टर्ब रखा जा रहा है। हालांकि अरब के जो 57 देश हैं, ये जो 57 बहनें हैं, 57 बहनें, ईद मुबारक, ईद आ रहा है, 57 बहनें मेहंदी जरूर लगाइएगा हाथ में, मेहंदी जरूर लगाइएगा ईद में। ये 57 बहनें मेहंदी जरूर लगाएंगी। और ये 57 मुस्लिम देश अल्लाह से ज्यादा ट्रंप से डरते हैं सब। ट्रंप बोलेगा यस तो यस सर, नो सर, ये कहने के लिए डरते हैं सर। खैर, इन 57 बहनों को इनका देश मुबारक। इनका जो अकेला भाई ईरान है ये तो तबाही कर रहा है। काजने का मतलब है ड्रोन जहां भी रडार देख रहा है हुए जाके मार दे रहा है। ईरान जो है अमेरिका के पेट्रियट और थर्ड डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ओवरलोड करना चाहता है। इसलिए ईरान ने बगदाद के दूतावास पर भी हमला कर दिया जहां अमेरिका के राजदूत बैठते थे। उस दूतावास के रडार को भी मार दिया गया। उस दूतावास पे एक बहुत हाई गोली चलाने वाली सी आर्म क्लोज इन वेपन सिस्टम था। एक थुथुरा में पूरा गोली भरल रहता है और ये 1 मिनट में 4000 गोली मारती है। धर 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 धर, इतना गोली मारी तब वो एक रडार आकर तूर दिया। रडार गया, सियाम सिस्टम काम खत्म। ये इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे जो मिसाइल सिस्टम है, थर्ड मिसाइल सिस्टम, ये चारों ओर लगा के रखना पड़े। इसलिए जितना थर्ड और पेट्रियट और आयरन डोम खर्चा होगा उतने ही ईरान की मिसाइलें और तगड़ा आके हमला करेंगी। यही कारण है कि ईरान कभी साइप्रस पे हमला कर रहा है कि यहां से तुम मिसाइल सिस्टम नहीं हटा सको, कभी इराक में हमला कर रहा है कि भैया यहां भी रखे रहो, अभी कर रहा है कि यूक्रेन में भी मारेंगे तो यहां भी रखे रहो, सऊदी में भी रखो, कुवैत में रखो, कतर में रखो, ओमान में रखो, हर जगह रखो। लेकिन अमेरिका होशियार, उसने क्या किया कि साउथ कोरिया से मिसाइल मंगा रहा है कि भैया हिया वाला खत्म हो गया, मारेंगे तो हम काउंटर कैसे मारेंगे। जापान से मंगा रहा है, तो ये तो हो गया गड़बड़। तो ईरान ने फोन किया चाइना को, यार देखिए ना हो, कुल मिसाइल हमने का फोड़ दिए तो होने से लिया रहा है। तो ईरान ने कहा, चाइना ने कहा कोई बात नहीं। चाइना बोला इस डोमिनोज के बर्गर को, क्या बर्गर भाई मिसाइल मार तो दनादन, तीन लगा चारों ओर मिसाइल मारे, ले दनादन ले दनादन। तो ये जो मिसाइल लाया था, चल 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 वापस चल वापस चल, सोच रहा मुआ देगा वो, कोनो ठीक नहीं है। तो ये सारा मिसाइल वापस चल गया। इसके अलावा चाइना क्या किया, ताइवान को चारों ओर से घेर लिया, कहा कि तोरे लेके चल जाएंगे। तो अमेरिका कहा कि ना ना ना, तुम मरो लोग, अरब वाले मरो लोग, हम इसी को बचाते हैं। तो जियो पॉलिटिक्स ये होता है। और इसमें सबसे अच्छा से मजा ले रहा है पुतिन चाचा। पुतिन चाचा मस्त प्रतिदिन 6000 करोड़ का फायदा कमा रहे हैं, प्रतिदिन 6000 करोड़ का फायदा कमा रहे पुतिन चाचा। रूस हमारा दोस्त है, वो जितना कमाए हमें बहुत खुशी होती है, जितना कमाए। जो हमारा दोस्त है, हम हमेशा भारत की वो सिद्धांत रहा है वसुधैव कुटुंबकम, हम कभी युद्ध नहीं चाहते हैं। दुनिया को अमेरिका ने युद्ध दिया, हमने उसे बुद्ध दिया था। लेकिन दुनिया में क्या चलता है, जिसका दबदबा रहता है उसी की लोग सुनते हैं। लेकिन पुतिन से हम हमेशा से दोस्ती रही है। ईरान इतना तगड़ा मार रहा है और इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार रहा है, उसका मिसाइल दनादन लग रहा है। उसकी मिसाइलों को चाइना की बाइडू सिस्टम रास्ता दिखा रही है, क्योंकि वो अमेरिका का जीपीएस अगर यूज करेगा ना तो अमेरिका इस जीपीएस को जाम कर देगा। कारगिल की लड़ाई में हमने अमेरिका से जीपीएस मांगा था, अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। तो इस वक्त ईरान को जीपीएस सिस्टम चाइना का बाइडू सिस्टम दे रहा है, जिसमें 34 सैटेलाइट लगे हुए हैं। पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार रहा है दनादन। अभी खबरों में आ रहा है कि नेतन्याहू की मृत्यु हो गई है, कोई एआई से वीडियो बनाया हाथ मिलाते मिलाते। अब क्या है क्या नहीं है ये आगे फर्दर पता चलेगा, किसकी मृत्यु हुई है किसकी नहीं हुई है। लेकिन ट्रंपा तो बोल दिया इजराइल को कि ढेर उड़ रहा था। देख भाई, इजराइल वुड हैज बीन वाइप्ड आउट इफ यूएसए हैज नॉट अटैक ईरान। मतलब इजराइल तो कब का उड़ गया रहता अगर अमेरिका बचाने नहीं आता तो। ये बात भी है, मीडिया में इतना धड़ल्ला बनाया गया था, हई है हऊ है दुनिया भर का। और यहां पर इजराइल का क्या कहना है कि ईरान बहुत गलत कर रहा है, ईरान बहुत गलत कर रहा है, वो हमारे सिविलियन एरिया पे मार रहा है, सिविलियन एरिया पे मार रहा है। भाई तुम उसके टॉप लीडर को घर में मार दिए, उनकी बेटी को मार दिए, बेटा को मार दिए,
पत्नी को मार दिए, पूरे खानदान उड़ा दिए, स्कूल में 5 साल 6 साल की लड़कियों को मार गिरा दिए, अभी तुमको मारा तो तुमको सिविलियन को मार रहे। ए भैया, जब कहा जाता है जिसके खुद के मकान शीशे के हो उसे दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। जब मधुमक्खी के डंक से डर लगता है तो छत्ता में हाथ डालना बिना क्या जरूरत था। लेकिन भारत को एक बात सीखने की जरूरत है। जीपीएस सिस्टम जो है, चाइना के पास 34 ठो उसमें सैटेलाइट लगे हैं और ये इसे बढ़ा के 50 करने जा रहा है, इससे कि पूरी दुनिया के कोना 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 पे वो नजर रख सकता है चाइना, और पिन पॉइंट मिसाइल मार सकता है। वहीं दूसरी ओर भारत को जब अमेरिका ने जीपीएस देने से मना कर दिया 1999 की कारगिल की लड़ाई में, तो भारत ने सोचा कि हम 7 ठो हम भी सैटेलाइट छोड़ेंगे जो पूरी दुनिया तो नहीं, केवल कम से कम भारत के आसपास नजर रखेगा। इसे हम लोग नाविक सिस्टम कहें या इंडियन रीजनल सैटेलाइट सिस्टम कहें। ये 7 गो रडार इसमें सैटेलाइट छोड़ा गया, लेकिन इस 7 गो में से 4 गो बचल है। 3 गो का बैटरी खत्म हो गया है, जिसको परमाणु घड़ी बोला जाता है। मोदी जी पैसा सैंक्शन कीजिए, पैसा की कमी हो गई है इसरो को। 3 गो का घड़ी खराब हो गया है, 4 गो बचल है। हम लोग खाली इंडिया के निगरानी के लिए, इंडिया उसके आसपास के बॉर्डर की निगरानी के लिए 7 गो छोड़े थे, 4 गो बचल है। और उधर चाइना को देखिए, इस 34 गो में से 50 गो गया पूरी दुनिया में। वो जा रहा है विश्व गुरु की ओर तेजी से। आप भी पैसा दीजिए, बजट दीजिए इसरो को। इसरो का वैज्ञानिक बहुत अच्छा काम करता है सब। उधर ट्विटर पे ट्रंपा पगला गया है। ट्रंप कह रहा है ईरान इज नेशन ऑफ ग्रेट पावर, ग्रेट पावर। तो जरा तू नहीं तो नहीं, 3 दिन के पिटैला में ग्रेट पावर बोलने लगा। और कह रहा है कि साउथ कोरिया, जापान, चाइना हेल्प अस नाउ, हमारी मदद करो। देश से जरूरत नहीं, मदद करो। 1 हफ्ता पहले ही क्या बोल रही थी छछुनरी कह रही थी ट्रंप और हमारे वित्त मंत्री ने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत इसलिए दी है क्योंकि वो अच्छे एक्टर हैं। हम लोग को बोले एक्टर रहे हैं, हम जैसे कहते हैं वैसे ही करते हैं। यानी हम इंडिया वाले को जैसे अमेरिका कहता है वैसे करते हैं। ईरान से तेल मत खरीदो, नहीं खरीदेंगे। रूस से तेल मत खरीदो, तो नहीं खरीदेंगे। गलत बोला। हाई देखो, हाई पहला क्या बोलता है इस सफेद खरगोश। ईरानियन स्कूल गर्ल्स, जो ईरान के स्कूल पे हमला हुआ है 5 साल 6 साल की छोड़ी, ईरानियन स्कूल गर्ल्स आर बेटर डेथ देन इन अ बुरका। मतलब मर जाना ही उनके लिए ठीक है, बुरका पहनने से अच्छा। मतलब कि बुरका पहनने से अच्छा उनको कब्र में है, ये बोल रहा है। ये भाई, तुमको बुरका से दिक्कत है तो चर्च की जो नन रहती हैं लोग, ये ड्रेस को क्या कहोगे। हालांकि नन लोग आपको हमेशा से नम्र निवेदन, बहुत अच्छा काम आप लोग करती हैं, समाज की सेवा करती हैं, लेकिन आप लोग के ड्रेस पे ये चोट्टा उंगली उठा रहा है। देखो ये होता क्या है ना, दुश्मनी की आड़ में लोग पागल हो जाते हैं, ये होते हैं। और ड्रेस से ज्यादा दिक्कत है तो हमारे ईसा मसीह की माता मेरी, उनका ड्रेस, ये क्या मतलब बनता है बदतमीजी का। ये उल्टा सीधा बोल रहा है। इन लोगों ने कितना सेवा किया, मतलब आज भी देखिए क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स वगैरह में। लेकिन इस तरह की बदतमीजी वाली भाषा किसी छोटी बच्चियों की मृत्यु पर मरने वाले एब्स्टीनियन को क्या पता। ये लोग ईरान में उंगली उठाते हैं कि ईरान में बुरका है, लेकिन अरब में काहे नहीं उंगली उठाते हो कि तुमको तेल मिल रहा है। हम अमेरिका वालों को एक झलक बस दिखलाते हैं कि ये है इलॉन मस्क, इसका स्टार लिंक है, तो स्पेस एक्स है, एगो तसला है, एक गाड़ी तसला, इंडिया में तसला नहीं चला। सुनिए इसके बाप की कहानी। एक बाप का नाम है इरोल मस्क, इलॉन मस्क इसका नाम है। एक बाबूजी का नाम है इरोल मस्क। इसका बाबूजी इलॉन मस्क का पिता इरोल मस्क ई महिला से बियाह किया। ई महिला पहले से शादीशुदा थी, डिवोर्स हो गया था। इसका पहले से एगो बेटी थी और ये बेटी बेचारी बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी तो गोद में थी और इससे बियाह हो गया। ये चोट्टा का किया, इस बेटी के बड़े होने का इंतजार किया। जब ये बेटी बड़ी हो गई 5 साल से, तो इसकी तो बेटी लगेगी ना। जब एकरा से शादी किया तो इसकी बेटी तो बेटी लगेगी। जब बड़ी हो गई तो एकरा से बियाह कर लिया। एक का नाम है जाना, अभी एक लड़का भइल है। तो ससुर अपने बाप के माई का रिश्ता क्या कहलाता है बुझाइए नहीं रहा, इसको क्या कहा जाएगा। ये भाई तुम ही बताओ, तुम्हारे बाबूजी क्या कांड किए हैं, ये क्या कहलाएगा रिश्ता। एक तुम्हारा भाई पैदा हुआ है, भाई ये भाई तुम्हारा भाई पैदा हुआ है पूरे बहनिये से। इस सूरत नहीं क्या रिश्ता होगा, हमें पता नहीं चल रहा है। खैर ये तो अमेरिका वाले समझे एब्स्टीनियन लोग,
खैर इलोन मस्क की कोतनी पत्नी है, सब ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब का इसका फैमिली, हम लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, यही कहता हम दो हमारे होने दो। यहाँ पर ये पूरा खानदान है इलोन मस्क का। इलोन मस्क समझे भैया अपना जो भी है। अभी हाल में अमेरिका का कि यूएस काउंटर टेररिज्म जो चीफ थे, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते थे, बहुत बड़ा पद है, उन्होंने रिजाइन दे दिया, ये कहकर कि ईरान की कोई गलती नहीं थी, अमेरिका ये युद्ध इजराइल के इन्फ्लुएंस में आके दिया है। ये बोल दिया ना कि इजराइल के इन्फ्लुएंस में आके दिया, और ये हकीकत है, इजराइल का बहुत इन्फ्लुएंस है अमेरिका के ऊपर। इजराइल की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो गया, डेल हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, लेविस हो गया, हयात हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, मेटा, फेसबुक, ये ओरेकल, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं सब ज्यूस की है। ज्यूस कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इजराइल का जो शेल्टर होम था, इसके अंदर घुस जाते थे लोग, ये मेट्रो की तरह था, अंदर रहता था, इस शेल्टर हाउस के अंदर भी हमला हो गया। और क्लस्टर बम से हमले हो रहे हैं जो युद्ध के बाद भी फटते रहते हैं सब। और ये हुआ है, इजराइल में भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है, और कहा जा रहा है रूल ऑफ लॉ नॉट रूल ऑफ नेतन्याहू, यानी इजराइल में कानून यानी संविधान का नियम होना चाहिए, नेतन्याहू का नहीं। और नेतन्याहू पिछले 4 साल से सरकार में खत्म हो गया था, 2022 में इसके जगह नेफ्ताली बेनेट आने वाले थे। इजराइल नेतन्याहू की सरकार अल्पमत में है गठबंधन से, गठबंधन टूट जाएगा अगर युद्ध खत्म हुआ तो। नेतन्याहू अपनी सरकार बचाने के लिए लगातार पिछले 4 साल से युद्ध झोंकते जा रहा है, झोंकते जा रहा है, झोंकते जा रहा है। वो इस इंतजार में है कि मारो के खत्म कर देंगे, फिर हीरो बन के आएंगे कि हमको इलेक्शन में जिताओ। और उधर नेफ्ताली बेनेट है, वो उसकी सरकार बन सकती है। तो यहां भी भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन भारत के पास अभी सबसे बढ़िया मौका है। अमेरिका बिजी है ईरान में, सऊदी अरब बिजी है, सऊदी अरब के पास अपने पिटाइल है, और यही मौका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भयंकर लड़ाई हो रहा है, पाकिस्तान बिजी है, यहां बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान को मार रहे हैं। पाकिस्तान को बचाने अब ओमान नहीं आएगा, खुद पिटा रहा है। यूएई नहीं आएगा, खुद पिटा रहा है। अरब नहीं आएगा, खुद पिटा रहा है। अमेरिका खुद फसल है, मिसाइलों की कमी है। यही वो मौका है जब पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है। चाइना भी नहीं आएगा, क्योंकि चाइना अभी इधर अपने ऑयल क्राइसिस में चल रहा है। चाइना आएगा तो उसका ऑयल हम लोग भी रोक देंगे हारमुज के बाद। यही वो मौका है। मोदी जी प्लीज प्लीज 56 इंच का आपका सीना है, हमला कीजिए, यही सही समय है, पीओके वापस लाइए। और इससे बढ़िया मौका अभी कहीं नहीं आएगा। मौका पे चौका लगा दिया जाए। अभी पाकिस्तान पूरा बिजी है, उसके पास पेट्रोल वोट्रोल सब बंद है। यही समय मार के दंदना के 2-4 को परमाणु बम मार दिया जाए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? लोग यहाँ हम लोग से कोई मदद भी नहीं मांगे, तब कोई कहबो नहीं करेगा किधर से हैं आप, इजराइल से हैं कि अमेरिका से हैं कि ईरान से। भाई हम अपने ओर से, हम अपने बवाल लद ले। प्लीज मोदी जी बोलिए, हम भी आते हैं युद्ध करने के लिए। लेकिन हम क्या बोलेंगे भैया हमारे देश में? हाँ, हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं। अरे मंत्री जी, बांग्लादेश में जिस दीपू चंद्र दास को जलाकर भीड़ मार दिया, उस बांग्लादेश को आप पेट्रोल दे रहे हैं, उस बांग्लादेश को डीजल दे रहे हैं, उस बांग्लादेश को गैस दे रहे हैं। इनको पता नहीं किसने समझा दिया इन लोग को कि वैक्सीन बांट दीजिएगा तो विदेश नीति सुधर जाएगा। अब तुर्की में भूकंप आ जाएगा तो चिड़ा मुढ़ी मदद बांट दीजिएगा तो विदेश नीति सुधरेगा। ऐसे नहीं होता है विदेश नीति। भय बिना प्रीत कहां। आप अपने शास्त्रों से उठा के देखिए, हर भगवान के पास असीम कृपा और करुणा भरे रहते थे। हर एक भगवान हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में रहते थे और इतनी प्रेम से बोलते थे। लेकिन हर भगवान के पास अपना हथियार होता था, चाहे सुदर्शन चक्र हो या फिर गदा हो या फिर राम जी का अपना धनुष बाण हो, हमेशा करुणा से बात करते थे। लेकिन अगर सामने वाला बदतमीजी पे उतरे तो बदतमीजी पे उतरना पड़ेगा। यहाँ पर तो भारत को भी समझना पड़ेगा, हमें शास्त्र सजा के देने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है। अब वक्त आ गया है हमको अपने शास्त्रों के लिए, अब उसको आगे जाके जमीन पे उतारना पड़ेगा। यदि अपनी संस्कृति बचानी है तो अपने शास्त्र को उठाया जाए, और अगर देश बचाना है तो शस्त्र उठाए जाए। यही वो समय है। अगर अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। मारिए मोदी जी, पूरा देश आपके साथ है और पूरा देश साथ खड़ा रहता है हमेशा। याद कीजिए जब पहलगाम हुआ था, पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था। भले हमारी देश की विश्व न्याय कहे कि कौन साथ दिया था कौन नहीं साथ दिया था, लेकिन पूरा देश देखा था कि भारत का हर जाति, हर धर्म, लड़का लड़की, महिला पुरुष, सब एक सुर में भारत का साथ दिए थे। अभी वो मौका है हम लोगों को पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना चाहिए। हालांकि देखेंगे भारत में तो इससे उल्टा हो रहा है। भारत में देखेंगे तो अभी एक कहानी बताते हैं, आप सुनिए, बहुत मजा आएगा। ये है आनंद सिंह जी, ये कर्नाटक के हैं। आनंद सिंह जी यहाँ पर बड़ी खतरनाक काम हुआ। ये पेड़ और काट उठ के पूरा जंगले साफ कर दिए, स्मगलिंग खनन वनन करके इन पे भयंकर मुकदमा चालू हुआ।
पेड़ और साफ करने में पुष्पा से तगड़ा आदमी है ये, पूरा जंगल का जंगल साफ कर देता है। इसके ऊपर जब केस हुआ तो ये आनंद सिंह जो थे ना, ये भाई साहब कांग्रेस का था, तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब मजेदार बात सुनिए, भाई बीजेपी ज्वाइन किया ना तो इसको फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया गया। अरे ससुरा वो जंगल काट रहा था, उसको फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया। अरे यार बनाना था तो कुछ और बनाते यार, उसका पूरा जंगल काटने का एक्सपर्ट है। इससे पूछा गया कौन मंत्रालय चाहिए आपको, कहा महाराज हम तो पुष्पा हैं, जंगल काटने का एक्सपर्ट, हमको आप फॉरेस्ट मिनिस्टर बताइए। अभी तो ये 3 जिला के काट रहे थे, पूरा राज्य का काट देंगे। अच्छा पॉलिटिक्स होता है, सोच रहा तो नहीं। अरे भैया लेना है तो इसमें से अच्छा अच्छा आदमी को लीजिए ना, हाई सब लोग को ले रहे हैं जिसमें ऑलरेडी करप्शन का चार्ज है। अभी भारत में देखिए अमेरिका की खतरनाक चाल, अभी मणिपुर और मिजोरम के पास से 6 यूक्रेनियन और 1 अमेरिकी पकड़ा गया है, जो यहां पर कुकी और मैतई का जो विवाद चल रहा है, इन लोगों को ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा है कि इंडियन आर्मी पे मार करो और यहां से एक अनस्टेबल इसे बनाया जाए। यही वो अमेरिका है, और जो यहां आए हैं अमेरिका के लोग वही है जो गद्दाफी की सरकार गिराया, वही है जो बशर अल असद की सीरिया में सरकार गिराया, वही है जो इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार गिराया। अब उसी व्यक्ति को अमेरिका ने भेजा है और 6 यूक्रेनियन जो ड्रोन ऑपरेटर हैं उनके साथ कि तुम मणिपुर के रास्ते जाके और यहां मणिपुर और मिजोरम को अशांत करो। अमेरिका हमारा दोस्त है, अरे थूकते हैं ससुरा ऐसा दोस्ती के ऊपर हम लोग। और भारत की बिकी हुई मीडिया, अरे मीडिया वालों, अरे अभी 10 दिन अगर एलपीजी सिलेंडर और हार्मुज जलसंधि बंद हुआ ना तो ये मीडिया के लोग आपको लकड़ी से खाना बनाने के 10 गिनती गिनाएंगे। लकड़ी से खाना बनाने के ये फायदे होते हैं, 10 फायदा गिना देगा, ये फायदा होता है। करा ये लोग लाइन में लग गया है तो ये लोग देशद्रोही घोषित कर दो, ये लोग लाइन में लग गया है। क्या माने इन लोग का सिलेंडर आधा भरा होगा, देखा होगा तो आधा आधा सिलेंडर फेंक दो, आधा गैस उड़ा दो और लाइन में लग जाओ, ऐसे थोड़े लगा होगा। अरे भाई गरीब आदमी कहाँ पैसा बचाता है, कहीं कोई चीज सस्ता हो गया तो दौड़ गया लेने के लिए, पता चला ही चीज महंगा होगा तो उसको खरीद के रख लेगा। गरीब आदमी है, सिलेंडर भर रहा है ना। शेयर मार्केट वाला तो है नहीं जहां शेयर मार्केट लगाएगा। ये बात मानते हैं कि उतना भी क्राइसिस नहीं है, लेकिन ये डरे हुए हैं लोग। इनको लगता है कि सोच रहा क्राइसिस आ जाएगा हमारा 400-500 रुपया चल जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि लोग का सिलेंडर आधा भरा होगा और हार्मुज जलसंधि बंद होगा, आधा सिलेंडर में गैस उड़ा दो और लेकर दौड़ जाओ से। अरे भाई खाली रखा होगा तभी ना, कि एक्स्ट्रा खाली रखा होता है। डर है, गरीबी इतनी भयानक होती है। लेकिन पूरे देश को कहते हैं हमेशा याद रखिएगा, आपका झुकाव सदैव देश के प्रति होना चाहिए, न कि कभी भी किसी के और प्रति। आपके झुकाव चाहे जिस जाति, धर्म, मजहब, पार्टी, राजनीति कहीं के हो, हमेशा झुकाव देश के प्रति होना चाहिए। देश की विदेश नीतियां देश के